आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने उत्क्रांति के बारे में जाना, उत्क्रांति के सिद्धांत के बारे में जाना और उत्क्रांति के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है यह भी हमने जाना। तो उत्क्रांति के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रमाण है, उसके हमने प्रकार जाने। तो उसमें कितने 6 प्रकार होते हैं। तो उसमें हमने पहला प्रमाण पढ़ा जो कि था बाह्य रूपकीय प्रमाण, वो 1 नंबर पर था। आज हम पढ़ेंगे नंबर 2 शरीर विज्ञान का प्रमाण पढ़ेंगे। जैसे हम देखते हैं कि प्राणियों में बहुत सारे जो प्राणियां हैं, जैसे कि बिल्ली का पैर है या फिर मनुष्य का हाथ है या फिर चमगादड़ का पंख है, तो ये जो है इन सभी में क्या दिखाई देगा? प्रत्यक्ष रूप से इनमें कोई भी समानता नहीं दिखाई देगी। क्या पढ़ रहे हैं हम? शरीर विज्ञान का प्रमाण। और हम देख रहे हैं कि प्राणियों में जैसे कि बिल्ली का पैर है या फिर मनुष्य का हाथ है या फिर चमगादड़ का पंख है या फिर देव मछली का पर है, यानी कि इस तरीके से प्रत्यक्ष रूप में ये जो है इन चारों में प्रत्यक्ष रूप से कोई भी समानता नहीं रहती तथा उनके जो कार्य है वो भी अलग अलग होते हैं। परंतु अगर हम शरीर विज्ञान के बारे में अगर देखते हैं तो उनके जो हड्डियां है जिसको हम बोलेंगे अस्थियां, क्या है कि परंतु प्रत्येक के अवयव की अस्थियों की रचना और जोड़ों में समानता होती है। अगर मनुष्य के हाथ की जो हड्डियां है जिसको ये अस्थियां बोलेंगे हम, तो उनमें और ये जो बिल्ली का पैर है इनके जोड़ों में ये जो जोड़ है ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और ये जो हड्डियां है उनमें हमें क्या दिखाई देगी? समानता दिखाई देंगी। यानी कि मनुष्य के हाथ, बिल्ली का पैर या चमगादड़ का पंख हो या फिर देव मछली का पर हो, तो इनके जोड़ों में यानी कि अस्थियों की रचना और जोड़ों में हमें क्या दिखाई देगी? समानता दिखाई देगी। और उसी समानता के आधार पर हम ये कह सकते हैं, यानी कि इस दिशा या फिर निर्देश पर जा सकते हैं कि उनके जो पूर्वज है वो क्या होंगे? समान होंगे। यानी कि मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ या देव मछली, इनके जो पूर्वज है वो क्या समान होंगे। इस तरीके से ये शरीर विज्ञान का प्रमाण बताता है कि क्या होंगे कि उनके पूर्वज समान होंगे। किसके आधार पर? अस्थियों की रचना और जोड़ों में समानता देखकर हम ये कह सकते हैं कि उनके पूर्वज समान होंगे। फिर उसके बाद है तीसरा अवशेषांक। अवशेषांक यानी कि क्या होते हैं? सजीवों में नष्ट होने वाले अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोगी इंद्रियों को क्या बोलते हैं? अवशेषांक कहते हैं। यानी कि सजीवों में जो अवयव रहते हैं, क्या है? सजीवों में जो अवयव रहते हैं जिसकी पूरी तरीके से वृद्धि नहीं होती, वो अच्छे से बढ़ते नहीं, आधे ही बढ़ते हैं, पूरे नहीं बढ़ते और उनका कोई भी उपयोग नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि मानव के शरीर में आंत्रपुच्छ रहते हैं, तो उसका हमारे शरीर में उसका कोई भी उपयोग नहीं है, यानी कि वो क्या है? निरुपयोगी है। तो ऐसे जो इंद्रिया है जिसका कोई भी उपयोग नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? अवशेषांक कहेंगे। क्या कहेंगे? अवशेषांक कहेंगे। तो क्या होता है कि सामान्यतः किसी विशिष्ट परिस्थिति में क्या होते हैं कि शरीर की एकाध रचना क्या होती है? उपयुक्त रहती है और वही भिन्न परिस्थिति में क्या होता है कि वो निरुपयोगी ऐसी स्थिति बन जाती है। यानी कि वही जो उपयुक्त अवयव है, पर अगर वो परिस्थिति भिन्न आ गई तो वो जो है इंद्रिया वो क्या हो जाती है? हमारे लिए निरुपयोगी, यानी कि कोई भी काम की नहीं रहती।
तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है कि ये जो इंद्रियां है वो अपने आप नष्ट होने लगती है। क्या हो जाती है? अपने आप नष्ट होने लगती है। तो यही ये जो इंद्रियां नष्ट होती है उसको ही हम क्या कहेंगे? अवशेषांक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अवशेषांक कहेंगे। यानी कि क्या है? वो निरुपयोगी है, उसका कोई भी काम नहीं है। तो वो क्या करती है? वो इंद्रियां अपने आप नष्ट हो जाती है और उसको ही हम, ऐसी इंद्रियों को हम क्या कहेंगे? अवशेषांक कहेंगे। और ये जो इंद्रियां है नष्ट होने के लिए हजारों बरस लगते हैं। क्या लगते हैं? हजारों बरस लगते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मानव के शरीर में आंत्रपूछ रहती है, जो कि मनुष्य के लिए, मानव के लिए उसका कोई भी उपयोग नहीं रहता। पर यही जो आंत्रपूछ है वो प्राणी के लिए उपयुक्त अवयव रहता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? सेलुलोज का पाचन करता है। क्या करता है? वो सेलुलोज का पाचन करता है, जिसकी वजह से वो प्राणियों के लिए उपयुक्त रहता है। यहाँ पर क्या है? मानव के लिए वो निरुपयोगी है, कोई काम का नहीं है। पर वही प्राणियों में क्या है? वो उपयोगी है। ठीक उसी तरह हमारे कान के जो स्नायु है, हमारे लिए उसका कोई भी उपयोग नहीं है। कान के जो स्नायु है वो हमारे लिए उसका कोई भी उपयोग नहीं है। पर वही बात बंदरों में उनके कान हिलाने के लिए, हलचल करने के लिए उसका उपयोग होता है। यानी कि इस बात से हम जान पाए कि ये जो अवशेष है हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए यानी कि कुछ सजीवों के लिए वो निरुपयोगी होती है, तो कुछ सजीवों के लिए, प्राणियों के लिए वो क्या रहते हैं? बहुत ही उपयुक्त रहते हैं। तो ये इस तरीके से हमने अवशेषांक के बारे में जाना। फिर उसके बाद चौथा नंबर है जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण। जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण, जिसको हम क्या कहेंगे? जीवाश्म विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे हम? जीवाश्म विज्ञान कहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि बाढ़ आती है, भूकंप आता है, या फिर ज्वालामुखी, ऐसी जो नैसर्गिक आपत्ति आती है, तो वो अपने साथ क्या करती है? बहुत सारे प्राणी, वनस्पति और जो सजीव है, मानव जाति, ये सभी को क्या करते हैं? अपने बाढ़, जैसे बाढ़ आ गई तो अपने साथ बहकर ले जाती है। और फिर वो क्या हो जाती है? जमीन दोस्त हो जाती है। यानी कि वो क्या हो जाती है? जमीन के नीचे गाड़ दी जाती है। फिर क्या होता है कि जमीन के नीचे उसके जो अवशेष है वो क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। क्या होते हैं कि उसमें वो जमीन के अंदर गाड़ दिए जाते हैं, जिसको ही हम क्या कहेंगे? जीवाश्म यानी कि फॉसिल फ्यूल कहेंगे। और उसकी जो, वो तो मर जाते हैं पर उसके जो अवशेष है, क्या है? उसके अवशेष है और उसके जो चिन्ह है वो उनमें सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं खुदाई करने के बाद बहुत से लोगों को मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर अलग अलग प्राणियों के अवशेष मिलते हैं, जिसको ही हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, यानी कि फॉसिल कहते हैं। तो वही वही क्या है? जीवाश्म विज्ञान है। और उसमें क्या होता है कि जो गाड़ दिए जाते हैं सजीव, प्राणी, वनस्पति, तो उसमें क्या होता है कि उसमें C14 तथा C12 का अनुपात क्या हो जाता है? लगातार बदलता रहता है। यानी कि उसमें कोई भी वनस्पति हो, कोई भी सजीव हो, तो उसके अंदर का जो C40 तथा C12 का जो अनुपात रहता है वो लगातार बदलता रहता है। और उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? कालावधि का मापन कर सकते हैं। यानी कि उससे हमें पता चलता है कि वो जमीन के अंदर गाड़ दिए गए हैं, तो उसके लिए वो कितना अवधि हुआ है, कितने साल हो गए हैं, उसका हम, यानी कि कालावधि का हम मापन कर सकते हैं। इससे ही कार्बन आयु निर्धारण
कहते हैं, यानी कि कार्बन डेटिंग कहते हैं, क्योंकि जो सजीव में जो C14 और C12 रहता है उसके अनुपात के आधार पर हम ये कर सकते हैं ना, कालावधि का मापन कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्बन आयु निर्धारण, यानी कि कार्बन डेटिंग। और उसी के आधार पर हम उस जीवाश्म का, यानी कि उस सजीव का कालावधि का मापन कर सकते हैं, कि यानी कि वो कितने सालों बाद या फिर कितने वर्षों बाद, कितने कितने सालों बाद, वर्षों बाद, कितने सालों बाद, वर्षों बाद ये यहाँ पर गाड़ दी गई, उसका हम उसकी साल, उनके साल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से हमने जीवाश्म विज्ञान के बारे में जाना, यानी कि उसके आधार पर हम उसका क्या, उसकी कालावधि का मापन कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, जीवाश्म विज्ञान। और ये जो जीवाश्म विज्ञान संबंधी जो प्रमाण है वो इस तरीके से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि वो इतने सालों पहले जमीन में गाड़ दिए गए हैं। फिर उसके बाद पांचवा जो है संयोजी कड़ी। क्या है, संयोजी कड़ी। तो जैसे कि हमें पता है कि कुछ वनस्पति और जो प्राणियों है, तो उनके जो शारीरिक लक्षण है, तो उनकी सहायता से क्या करते हैं, उनका दूसरे दो भिन्न समूहों में संबंध जोड़ा जाता है। यानी कि जो कुछ वनस्पति है और प्राणी है, उनके जो शारीरिक लक्षण होते हैं, तो उनकी सहायता से क्या करते हैं, उनका दूसरे दो भिन्न समूह में, यानी कि वनस्पति के भिन्न समूह और प्राणियों के भिन्न समूह में क्या करते हैं, उनके साथ संबंध जोड़ा जाता है। उसे ही हम क्या कहेंगे, संयोजी कड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, संयोजी कड़ी कहेंगे। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है पेरिपेटस। क्या दिया है, पेरिपेटस ये संयोजी कड़ी का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि पेरिपेटस ये जो प्राणी है उसमें क्या दिखाई देता है, सखंड कृमि प्राणियों जैसे खंडभूत अंग दिखाई देते हैं, पतले उपचर्म तथा पार्श्ववाद अवयव। इस फिर छठवा है भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। जैसे कि हम जानते हैं कि समपृष्ठ रज्जु प्राणी, तो उन प्राणियों में क्या होता है कि भ्रूण की वृद्धि में क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में समानता दिखाई देते हैं। यानी कि ये जो भ्रूण वाला है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर किताब में दिखाई देगा कि जैसे मछली है, सैलेमेंडर है, कछुआ है, मुर्गी, तो उनकी जो भ्रूण अवस्था है, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऊपर में दिखाई देगा। तो इनमें क्या है, ये जो सभी है, जो प्रारंभिक जो स्टेज है यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्रारंभिक अवस्था में समानता और समानता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, समानता। यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम कहेंगे प्रारंभिक स्टेज कहेंगे, तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा, सभी इसमें समानता, एक समान दिखाई देते हैं। पर क्या होता है कि जैसे ही विकास के अगले चरण में जाते हैं, तो उनमें आपको भिन्नता दिखाई देते हैं। यानी कि ये जो दूसरा चरण है, सेकंड स्टेप है, तो उसमें ये अलग अलग दिखाई देती है, विकास करते हुए आपको अलग दिखाई देगी यहाँ पर इस तरीके से। फिर ये जो तीसरी अवस्था है उसमें आपको अलग अलग दिखाई देगी। यानी कि इस तरीके से क्या होता है कि ये जो समपृष्ठ रज्जु प्राणियों में क्या होते हैं कि भ्रूण की वृद्धि में क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, हमें समानता दिखाई देती है, यानी कि फर्स्ट स्टेज में। और धीरे धीरे उनमें जब वृद्धि होती है, वो बढ़ने लगती है, तो विकास के जो अगले चरण में हमें उनमें भिन्नता दिखाई देती है। यानी कि इन बातों से हमें ये पता चलता है कि इन सभी के पूर्वज क्या होंगे, एक ही होंगे। क्या होंगे, इन सभी के पूर्वज एक ही होंगे। ये इस तरीके से हमें इनका प्रमाण मिलता है। ये क्या है,
भ्रूण विज्ञान का प्रमाण, यानी कि इस तरीके से हमें भ्रूण विज्ञान का प्रमाण से हम ये साबित कर सकते हैं कि इन सभी प्राणियों के जो पूर्वज है वो एक ही होंगे। ठीक है।